जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। 2023 का नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल के शुरुआत में ही एक बड़ा कार्यक्रम बहुजन समाज का भीमा कोरेगांव यानी पुणे में भीमा कोरेगांव में जहाँ पर विजय स्तंभ है वहाँ पर होता है और हर साल लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा का भी एक बड़ा कार्यक्रम हर साल होता है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने उसी कार्यक्रम में एक बड़ी घोषणा कर दी। घोषणा ये थी कि वे आने वाले कुछ ही दिनों में 26 जनवरी से EVM भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने उसकी घोषणा की और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से वो तैयारियां की जा रही है। वामन मेश्राम साहब का जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी आधिकारिक तौर पर उसकी तारीख और वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये भी सारी जानकारी जो है वो अभी पब्लिक डोमेन में है। जैसे ही हमें ये जानकारी मिली वैसे ही हम लोग बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और वामन मेश्राम साहब के पास आ गए और उनसे इन सारे मुद्दों पर, परिवर्तन यात्रा क्या है, EVM का मुद्दा आज भी गर्म क्यों है या वे क्यों गर्म करना चाहते हैं, क्या इसका महत्व है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, इन सारे मुद्दों पर हम उनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेश्राम साहब, MNTV पर स्वागत है। धन्यवाद। परिवर्तन यात्रा पर बात करने से पहले आपका जो एक कार्यक्रम हुआ भीमा कोरेगांव में जो हर साल होता है, उस कार्यक्रम को देखते हुए हम भी वहाँ पर थे और कई सारी शिकायतें जो है वो लोगों की तरफ से आई। हर साल कार्यक्रम होता है, हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन फिर भी सरकार और वहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं वहाँ पर नहीं दी जाती। मसलन पानी की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो या शौचालय की व्यवस्था हो या ट्रैफिक का नियंत्रण हो, वो नहीं हो पाता। क्यों ऐसा हो रहा है इतने सालों के बाद भी? सरकार जानबूझकर ऐसा करती है। मेरे पास भी बहुत कंप्लेंट आई जी। तो हमने उस संबंध में पूरा डाटा कलेक्ट किया और उसका एक आरोप पत्र जो है हम तैयार किया है। वो आरोप पत्र सरकार को सबमिट किया जाने वाला है और उस संबंध में हम लोग आवश्यकता के अनुसार हाई कोर्ट में और आवश्यकता के अनुसार उस मुद्दे पर महाराष्ट्र बंद करने की दिशा में भी हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें कमियां खामियां है। दूसरी एक बात आई है कि हमें ये बताया गया कि उसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया, तो कहाँ खर्चा हुआ हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो जो खर्चा है वो 100 करोड़ का तो क्या, मुझे तो 5-10 करोड़ भी खर्चा हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा होता है 5-10 करोड़ रुपया, तो कहाँ हुआ है? यानी सिंपल पानी और टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था थी। तो इसके बारे में हम लोग लिखित रूप से आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं और वो आरोप पत्र प्रशासन को और सरकार को सबमिट किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। क्या ये अव्यवस्था जिसकी आप बात कर रहे हैं वो केवल जब ये बीजेपी और शिंदे जो एक अलग शिवसेना से लोग हुए हैं उनकी सरकार बनने के बाद ही ये अव्यवस्था है, या मतलब जब महाविकास आघाड़ी, इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है तो उस समय भी कोई खास हुआ नहीं। हम लोग ये भी प्लान बना रहे हैं कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो ड्राफ्ट भी हम सबमिट करेंगे, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कमियां क्या रही और उसमें क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। जी। और जहाँ तक EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की बात है, आपने वहाँ पर घोषणा की और मोटा मोटी जो जानकारी हमारे पास है वो तो मतलब पब्लिक डोमेन में है, आपने स्पीच में बताया, सोशल मीडिया पर अभी आ गया है, लेकिन किस प्रकार का स्वरूप होगा उस यात्रा का, कौन से मुद्दे उसमें चर्चा के लिए रखे जाएंगे? 26 जनवरी
2023 से ये परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। 26 जनवरी 2023 से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी, 365 दिन चलेगी, साल भर चलेगी। पहली बात तो ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 है। इसमें एक और बड़ा बदलाव किया गया है। शासन करती जमात बनो, ये बाबा साहब आम्बेडकर का जो संदेश है, इसके लिए भी बड़ा जागरण इस संबंध में किया जाएगा। और ईवीएम शासन करती जमात बनो को सैबोटेज करने वाला कैसा साधन है, वो भी इस बारे में हम लोग बताने वाले हैं। ये एक बड़ा मूल्यवासी बहुजन समाज के विरोध में षड्यंत्र है, ऐसा हमारा मानना है। इसको लाने का काम कांग्रेस ने किया, इसका इस्तेमाल अब बीजेपी वाले कर रहे हैं। और ईवीएम एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज देश भर में कांग्रेस कमज़ोर हुई है। बीजेपी ने उसको कमज़ोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। केवल ईवीएम के मुद्दे पर ही ये कॉन्सेंट्रेट रहेगी या और भी अन्य जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, इसके अलावा जो मान लो कि बेरोजगारी है फिर भी कोई आंदोलन नहीं है और सरकार संवेदनशील नहीं है, तो सरकार को इसका डर क्यों नहीं लगता? ईवीएम की वजह से। चाहे कुछ भी हो जाए, ईवीएम से हम चुनाव जीत लेंगे, तो समस्याओं का समाधान करने की जरूरत नहीं है। तो ईवीएम है ना असली कारण। समस्याएं तो बहुत सारा है, महंगाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मगर किसी समस्या का कोई समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा हो रहा है, ऐसा कहीं पे दिख नहीं रहा है। या कुछ पहल हो रही है, दिख नहीं रहा। क्यों? ईवीएम से हम लोग चुनाव जीत लेंगे। ईवीएम उसकी जड़ वास्तविक समस्या है। उनको लगता है तो कर लेंगे। ठीक लोकसभा का चुनाव यानी अगले साल होने वाला है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, एक साल पहले आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे, जिसमें ईवीएम के बारे में लोगों को, यानी जो वोटर है उनको जागृत करने का काम कर रहे। क्या इसका जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उस पर असर दिखाई देगा? वामन मेश्राम साधु नहीं है। वामन मेश्राम निरुद्देश परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये 2024 के चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए तो ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, और इसीलिए उसमें ये बदलाव किया गया है कि शासन करती जमात बनो, ये अथवा में डाला गया है। ये वामन में हम थोड़ी कह रहे कि हम साधु है, हम तो परिवर्तन का लक्ष्य और परिवर्तन का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। दिल्ली में ब्राह्मणों की कांग्रेस आ जाए, दिल्ली में ब्राह्मणों की बीजेपी आ जाए, और हम लोग केवल आंदोलन करते रहे सड़कों पर, तो गधे, फिर तो लोग बोले अरे तो गधे लोग हैं। गधे तो नहीं, हम लोग सोच समझ कर काम कर रहे हैं, विचारपूर्वक काम कर रहे हैं, योजना बनाकर काम कर रहे हैं, और काम परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। तो आज संगठित शक्ति के तौर पर इस देश में फुले शाह अम्बेडकर के उद्देश्य और विचारधारा को मानने वाली संगठित शक्ति तो हमारे अलावा तो भारत भर में कोई है ही नहीं है, हम ही है। और हम बहुत बड़ा ही एक्शन करेंगे इस चुनाव में। इसके लिए तो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके लिए ईवीएम में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, सबूत के साथ बता रहेंगे सारी की सारी चीज़ें। जो लोग ऐसा मानते हैं नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो गधे लोग हैं। वो बहुत कम लोग बचे हैं जो ये मान, तो बहुत सारे लोगों को हमने सतर्क कर दिया है। पहले जो आपकी हाँ, उसके पहले तो लोग अंधे होकर समर्थन करते थे। मेरी परिवर्तन यात्रा से लोगों ने मानना शुरू किया। अब हम लोगों ने वो डाटा कलेक्ट किया कि हमारे दबाव की वजह से जो सुधार करने का नाटक चुनाव आयोग ने और सरकार ने किया, वो कैसा धोखेबाजी है। वो चुनाव आयोग को नंगा किया जाएगा, चुनाव आयोग को भी नंगा किया जाएगा, वो भी सबूतों के साथ। चुनाव आयोग के विरुद्ध में तो मेरा केस चल रहा है ऑलरेडी, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठाए हैं उसका कोई जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर एक और विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में, क्या कहेंगे इस पर? सुप्रीम कोर्ट को 3 जज का पैनल
राष्ट्रीय चुनाव को लेकर और हाई कोर्ट के 3 जज का पैनल जब तक चुनाव चलता रहता है, वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट के निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन के लिए रखे जाए और चुनाव आयोग पर भी मॉनिटर करने का काम करे, ताकि वो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करे। ये हमारी मांग है। चुनाव आयोग पर हमारा भरोसा नहीं है। अगर इस तरह की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट करती है तो चुनाव आयोग को पहले पता चलेगा कि हमारा मिनट टू मिनट जो है वो सुप्रीम को जो है कोर्ट जो है मॉनिटर कर रहा है, और वो 3 जज जो है चुनाव का रिजल्ट फाइनल होने तक मॉनिटर करेगा, तो चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। ये करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, ये हमारी मांग है। इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। केवल चुनाव आयुक्तों के नियुक्त करने से नहीं होगा। TN सेशन जैसा चुनाव आयुक्त कहाँ से लाएंगे? हर आदमी। अभी तो ये जो अभी चुनाव कमीशन है, वो तो सरकार जो कह रही है वो कर रही है। जैसे ही 3 जज का पैनल बनाया जाएगा, सरकार एकदम हट जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी। चुनाव कमिश्नर बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं करेगी, मिनट भर भी गड़बड़ी एकदम। तब संविधान में लिखा हुआ जो है ना, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा। इसके लिए चुनाव सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए और भारतीय प्रजा को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का व्यवस्था करनी चाहिए। संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर डाली हुई है। वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। एक्ट ऑफ वोट जो है ये फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि वोट जो है वो मत है, मत यानी विचार है, तो विचार की अभिव्यक्ति तो फंडामेंटल राइट है। तो उसकी रक्षा करना आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदारी लगाई गई है, ये संविधान निर्माताओं ने। मैं इसके तहत कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन के लिए 3 जज का पैनल लोकसभा के लिए और 3 जज का पैनल हाई कोर्ट में विधानसभा के लिए, हर राज्य की विधानसभा ये होना चाहिए। अभी आपकी परिवर्तन यात्रा शुरू होगी 26 जनवरी से और वो 1 साल चलेगी, लेकिन देश में पहले ही एक यात्रा चल रही है जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी और तमाम लोग उसमें शामिल हैं। आपकी परिवर्तन यात्रा इस भारत जोड़ो यात्रा से अलग कैसी होगी? और भारत जोड़ो यात्रा अब तक जो चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में वो एंटर कर चुकी है, क्या कहेंगे उस पर? कांग्रेस को उसका कितना फ़ायदा या नुकसान आने वाले चुनाव में? कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए संगठन का है। चुनाव लड़ने के लिए तो संगठन चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि एक संजीवनी मिल रही है कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस के प्रो पत्रकार कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा है नहीं। हर मतलब चुनाव के पहले थोड़े बहुत लोग कहते हैं, मगर ऐसा कुछ मुझे, हाँ, हम लोग ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है, हमको मालूम है ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपने अधिकारों की समझ जागृति हो गई है। वो अब जाल में आसानी से फंसने के लिए तैयार नहीं है। ये है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट हमारे लोगों के द्वारा ही हुआ है। और जैसे आप बोल भी रहे हैं कि तमाम जो समस्या है वो EVM की वजह से है, EVM की वजह से दोनों ने मिलकर लाया, दोनों का इस पर कंसेंसस है। और वो भारत जोड़ो यात्रा में उस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। उस मुद्दे पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, BJP वाले उसका समर्थन कर रहे, पहले विरोध करते थे, अभी समर्थन कर रहे हैं। भारत को तोड़ा किसने? एक तोड़ने का इतिहास तो 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बनने का है, जो कांग्रेस वालों ने किया है। ये भी है, वो तो फिजिकली है। अभी राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, भारत को फिजिकली तोड़ना संभव नहीं है, मगर हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ा जा रहा है। तो SC ST OBC को पूछे बगैर उनको हिंदू लिखने का काम किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। तो ये कांग्रेस ने करके BJP को मदद करने का, RSS को मदद करने का काम नहीं किया कांग्रेस ने।
और अगर किया तो फिर किस आधार पर ये कह रहे हैं? अभी ये इतना आसान नहीं है। आपकी परिवर्तन यात्रा केवल कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को कहे कि ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर एक 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाने का, तोड़ने का आरोप उनके खिलाफ है, जो हिस्टोरिकल है। और दूसरा जो है, ये जो गिनती हिंदू के नाम पर की गई है, तो कांग्रेस ने की, जिसका फायदा आरएसएस वाले ले रहे हैं आज। तो सारा का सारा फायदा जो आरएसएस को तो कांग्रेस वालों ने दिया है। वो किस मुंह से आरएसएस के विरोध में और भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं, इस पर यकीन कौन करे? आपकी परिवर्तन यात्रा कैसे अलग होगी? देखो, मेरी परिवर्तन यात्रा, हमारा मुद्दा ये है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है वो है, हम ईवीएम के विरोध में नहीं है, ठीक है। आप चुनाव का प्रबंधन करने के लिए ईवीएम लाना चाहते हो, 100% इंश्योर करो। जनता को क्यों नहीं दिखा रहे हो? जनता के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं रख रहे हो वेरीफाई करने के लिए मशीन को? है उनका विश्वास और यकीन बढ़े, ऐसे तरीके क्यों नहीं अपना रहे हैं? न सरकार अपना रही है, न चुनाव आयोग अपना रहा है, क्यों नहीं कर रहे? क्या क्या खतरा है भाई? जबकि संविधान में लिखा हुआ है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के सिद्धांत में, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के सिद्धांत में लोगों के सामने होना चाहिए ये सारी चीज़ें। हो नहीं रहा है, जैसे मत पत्रिका छुपा के हो रहा है। छुपा के क्यों कर रहे हो? क्या तुमको दिक्कत है छुपा के करने के लिए? चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग के पास फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अधिकार है, इसके बाहर कोई अधिकार नहीं चुनाव आयोग के पास। मगर अधिकारों का चुनाव आयोग गलत काम के लिए उपयोग कर रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए, उसका जवाब नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग ने। जो मैंने फैक्ट के साथ, तथ्य के साथ सबूत पेश किए हैं, उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये मुद्दे उठाने वाला हूं। हम ईवीएम पर बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने आरवीएम, रिमोट वोटिंग मशीन, ये एक अलग सिस्टम, अभी जैसे ईवीएम ही है, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि मतलब पिछले 2-4 लोकसभा के वोटिंग जो हुए हैं उसके आंकड़े उन्होंने निकाले, तो उनका कहना है कि 60 से 65% लोग ही वोट डालते हैं, 35 से 40% जो वोट है वो लोग वो वोट नहीं डालते। उसके लिए उन्होंने ये सोचा, ये कारण बताया कि लोग माइग्रेंट हो गए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, काम की वजह से हो, शिक्षा की वजह से हो, या अन्य किसी कारणों की वजह से दूसरे राज्यों में, तो अपने गृह राज्य में नहीं आ पाते हैं वोटिंग के दिन में। इसलिए उन्होंने ये अभी नया सिस्टम वो ला रहे 16 जनवरी को, जो सभी नेशनल पार्टियां हैं और रीजनल पार्टियां हैं उनके सामने वो डेमो देने वाले हैं। तो इस पूरे सिस्टम पर एक ईवीएम का एक अलग मुद्दा है और ये एक मुद्दा भी जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? और जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है, क्या वो ये चुनाव आयोग जो बता रहा है वही कारण है, जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों का विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है चुनाव प्रणाली पर, ये कारण है? वोट परसेंटेज घटने के पीछे ईवीएम एक बड़ा कारण है। ईवीएम पर लोगों का विश्वास कम है, इस वजह से मतलब लोगों का विश्वास घटा। दूसरा, ये जो रिमोट वाला सिस्टम जो लाया जा रहा है, इससे घोटाला बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि ये ईवीएम के आधार पर है। ईवीएम बेसिकली ईवीएम के आधार पर ही ये टेक्नोलॉजी खड़ी की गई है। बेसिक आधार ईवीएम है, उसके आधार पर ये टेक्नोलॉजी खड़ी की गई है, इसलिए घोटाला और बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, यानी पोलिंग बूथ पर वेरिफिकेशन नहीं होता है, फर्जी वोट डाले जाते हैं, तो दूर दराज में बैठे हुए लोग भी वोट उसमें डाल सकते हैं। ये घोटाला होने की संभावना इसमें ज़्यादा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो ईवीएम के संबंध में डेमो जो है वो तो पहले भी बताया गया था। एक है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती ऐसा कहा कि नहीं कहा? कहा चुनाव आयोग ने। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को नहीं माना, ये सच है कि नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात नहीं माना तो प्रूव होता है कि चुनाव आयोग मिसलीड कर रहा था देश को।
सबूत के साथ है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास छानबीन करने का अधिकार है, छानबीन में चुनाव आयोग गलत साबित हुआ, उसके आधार पर ही हाँ, उसके आधार पर निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो चुनाव आयोग में सालों से जो लोग सरकार के अधीन रहकर काम करते हैं वही लोग चुनाव आयोग बनाते हैं, मतलब कमिश्नर बनाए जाते हैं, जो ईमानदारी से सरकार की सेवा करते हैं, बहुत सारे गलत कामों में सहभागी रहते हैं। ऐसे अधिकारियों को चुन चुन कर कमिश्नर बनाया जाता है, जो केवल ताबेदारी की नौकरी करते हैं, जैसा सरकार कहे वैसा करते हैं। इसलिए जब इकोनॉमिक सर्विस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए और लॉ सर्विसेज के लिए, फॉरेन सर्विस के लिए जब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास में सिस्टम है तो उसके लिए ऑल इंडिया की परीक्षा लिया जाए। बिल्कुल। इंडियन इलेक्शन सर्विस, IES। जब IAS है, इकोनॉमिक सर्विस है, तो IES, इंडियन इलेक्शन सर्विस कंडक्ट किया जाए। दूसरा, उसमें टॉप मोस्ट जो लोग हैं डायरेक्ट भर्ती किया जाए। तो कोई सरकार के अपॉइंटमेंट का और किसी को ओबलाइज करने का मामला ही नहीं है। छोटे काम के लिए तुम लोग सर्विसेज बनाए, ये पहले नंबर का काम है, इसके लिए तुमने सर्विस नहीं बनाई। जो लोकतंत्र में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए सर्विस नहीं बनाई तुमने 75 साल में, ये पहले नंबर का काम है, जिसके ऊपर दूसरी सारी बातें निर्भर है। इस पर होना चाहिए, इंडियन इलेक्शन सर्विस के लिए होना चाहिए। जब सारी सर्विसेज है तो ये क्यों नहीं? तो इससे क्या होगा, जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने की इच्छा रखते हैं, ऐसे ईमानदार लोग वहाँ जाएंगे, टॉप मोस्ट सर्विस में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। और वो सरकार के अपॉइंटमेंट के द्वारा जाने का मामला नहीं है, क्योंकि वो उसी सर्विस के लिए रहेंगे। और फिर वो 6 महीने के लिए, साल भर की नहीं रहेंगे, वो वही सर्विस रहेगी। वहीं पर अपॉइंट होंगे। एक तो ये, हाँ, एक तो ये हो, और दूसरा 3 जज का पैनल जो है निगरानी के लिए, हाँ, निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन रहे, तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकता है। ईवीएम के रहते भी, हाँ, ईवीएम एंड वीवीपैट जो है उसको ओपन किया जाए जनता के लिए। ईवीएम का सारा टेक्नोलॉजी, सारी की सारी एक्सपर्ट्स लोगों की टीम जो है लगाई जाए, और उसमें घोटाला कैसे कैसे हो सकता है वो बताया जाए। जब जब ये ईवीएम मशीन का डेमो किया ना चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग के इन लोगों को बुलाए, सुब्रमण्यम स्वामी और लोगों को बुलाए। उसने देखा, वो जो लोग गए थे हैदराबाद वाले, हरिप्रसाद गए थे, तो उसने सोचा है कि शायद इसको वो करने के लिए, हैक करने के लिए 1 आध हफ्ता लगेगा, नहीं 1 आध हफ्ता लगेगा। उसने खोल के देखा, कहा 1 घंटे में कर दूँगा। जब उसने ऐसा कहा तो चुनाव आयोग ने उसको कहा कि नहीं, इसको हाथ मत लगाओ, हट जाओ। तो चुनाव आयोग खुद ही घोटाले में शामिल है, ये सारा डाटा अवेलेबल है, चुनाव आयोग खुद ही सारे घोटाले में शामिल है। तो ये तमाम बातें परिवर्तन यात्रा के दौरान जो है लोगों को उठाई जाएगी, सारी की सारी उठाई जाएगी। एक आखिरी सवाल मिश्राम साहब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश बंद का एक आंदोलन पुकारा गया था। वो संगठन भी आपकी एक ऑफशूट विंग है, सहयोगी संगठन है। जिस मुद्दे के लिए वो उत्तर प्रदेश बंद का आंदोलन पुकारा गया था, वो मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निगम के चुनाव कराना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला जो है वो रद्द किया जाता है। और मीडिया में खबरें ये है कि योगी सरकार को अब राहत मिल रही है, आपका क्या कहना है? 2010-11 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उत्तर प्रदेश के सरकार नालायक लोग हैं, उनको 2010-11 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उनको मालूम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? इतने नालायक और नादान लोग हैं ये बीजेपी वाले, यूपी वाले, ऐसा तो मैं नहीं मानता।
अगर इसका मतलब उनको जानकारी थी तो इसका मतलब जानबूझकर किया। अभी 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कल और एप्लीकेशन करेंगे कि 3 महीने में काम पूरा नहीं हुआ, 6 महीने, और फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको और 6 महीने की तैयारी, तो साल भर हो जाएगा। अगर 23 पूरा चला गया तो फिर 24 में बोलेंगे तो लोकसभा का चुनाव आ गया, ये हम नहीं कर सकते, लोकसभा के चुनाव की बात कर सकते। ये सारा साजिश है। इसलिए 9 तारीख का उत्तर प्रदेश बंद जारी रहेगा। ये षड्यंत्र है ओबीसी के खिलाफ में, वो पीछे नहीं लिया जाएगा। यथावत वो आंदोलन नहीं, आंदोलन ये तो और ज़्यादा गहरा होने की संभावना है, और ज़्यादा षड्यंत्र होने की संभावना है। थोड़ा डिटेल में समझाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, ताकि समझने में आसानी हो जाए कि किस प्रकार से ये उनके खिलाफ में षड्यंत्र हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि 10/11 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, ये जो 3 मुद्दों वाला जो है ना, इसको क्या नाम दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, वो मुझे याद नहीं आ रहा शब्द जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में 3 टेस्ट जो है ना, ऐसा कुछ शब्द यूज़ किया था उन्होंने, तो वो तो 10/11 को दिया था। और इन्होंने 22 को, मतलब 11 साल के बाद में, तो नादान और नालायक लोग तो है नहीं ये, मतलब इनको जानकारी है सुप्रीम कोर्ट की, तो जानकारी है तो अमल करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है ना, और सरकार की है, मुख्यमंत्री की है, लॉ मिनिस्ट्री की है, जो स्टेट लेवल में है। तो उनको समझ में नहीं आता, नासमझी है, इस वजह से उन्होंने गलती की, ये तो मैं नहीं मानता। तो दूसरा अर्थ होता है जानबूझकर की, जानबूझकर की, तो प्लान बनाकर किया कि ये ऐसा करने से हाई कोर्ट उसको ये गला कर देगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो हाई कोर्ट उसको ओवररूल नहीं कर सकती। ये उनको पहले से कैलकुलेशन है, मालूम है इन लोगों को। फिर ऐसा करने के बाद फिर हम लोग जो है नौटंकी करेंगे, आयोग बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर हमारी बात को जो है समय दे देगी। ऐसे हुआ, और इस समय में और 3 महीने का समय मांग लेंगे। फिर अमल करने के लिए वो सारा डाटा कलेक्ट करके सारी चीज़ें करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको इतना समय लगेगा। तो इस तरह से वो सारा का सारा साल जाने देंगे। और फिर जब जनवरी आएगी 2024, बोलेंगे अभी तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी ये काम करना उचित नहीं है, ये बहाना बना देंगे। तो ये तो ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र है ना, साजिश है, ये मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया मेश्राम साहब, हमसे बात करने के लिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने बात रखी, खासकर ईवीएम का जो मुद्दा है, वो आने वाले चुनाव से पहले देश में फिर एक बार गर्म होगा। मेश्राम साहब खुद लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। चुनाव आयोग किस प्रकार से इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो किस प्रकार से शामिल है, वो तमाम मुद्दे वो लोगों के सामने रखेंगे। पिछली परिवर्तन यात्रा, जो उनकी पहली परिवर्तन यात्रा थी, वो कन्याकुमारी तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से ही वे शुरू करने जा रहे हैं, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये परिवर्तन यात्रा जाएगी, और पूरे 1 साल तक, वो शायद 6 महीने की परिवर्तन यात्रा थी, ये जो परिवर्तन यात्रा है ये पूरे 1 साल तक चलेगी। 26 जनवरी 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक ये मुद्दे जो है चर्चा में लाए जाएंगे। मैं फिर एक बार मेश्राम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और इस पूरी चर्चा पर आपके अगर कोई सवाल है, कोई मुद्दा अगर समझ में नहीं आया, या आपकी राय क्या है इस पूरी चर्चा पर, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।